हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुगम करता में। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। मैंने पहली बार में ही सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं। दिसंबर 2022 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था वो मैंने क्वालिफाई किया हुआ है, जिसका रिज़ल्ट आप यहाँ अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, जो पेपर 1 था उसमें मेरे 150 में से 117 मार्क्स आए हुए हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, पेपर 1 में मेरे 150 में से 117 मार्क्स हैं और जो पेपर 2 है उसमें मेरे 150 में से 102 मार्क्स मैंने प्राप्त किए हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने एयरफोर्स का एयरमैन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, रेलवे का लेवल 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है जिसे ग्रुप डी एग्ज़ाम भी कहते हैं, और यूपी में एक यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम करवाता है, वो भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। ये भी एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम है। और सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्ज़ाम मैंने पहली बार में ही क्वालिफाई किए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीटेट के पेपर 1 के सीडीपी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 30 दिसंबर 2021 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था उसमें सीडीपी के जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देखते हैं, रेगुलर चैनल को फॉलो करते हैं, तो आप आसानी से 30 में से 30 नंबर सीडीपी में लेकर के आ सकते हैं। ये पेपर नंबर 10 है। इससे पहले 9 पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं, जिन्हें आप हमारी चैनल की प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। सारी चीज़ों को, सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करके बताया गया है। दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स की हेल्प से हम क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे, और जिन चीज़ों को पढ़कर मेरे पहली बार में सीटेट में 117 मार्क्स आए हैं उन सभी चीज़ों की तैयारी मैं आपको इस चैनल पर करवाऊँगा, जिससे पढ़कर आप भी आसानी से पहली बार में ही सीटेट के एग्ज़ाम में 120 से ज़्यादा नंबर लेकर के आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप इस सब्सक्राइब के बटन को दबाएंगे तो इस तरह से बेल बन करके आएगी, और जब आप इस बेल को दबाएंगे तो इस तरह से कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे दोस्तों ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में जो क्वेश्चंस लिए गए हैं सीडीपी के, वो सभी क्वेश्चंस 100% ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं। रेस्पॉन्स शीट से ये सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं, और इन क्वेश्चंस के जो आंसर है वो रिवाइज्ड आंसर की से मैच किए हुए हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है आंसर्स के लिए कि आंसर गलत तो नहीं होंगे। सभी आंसर रिवाइज्ड आंसर की से मैच किए हुए हैं। एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। दोस्तों, क्वेश्चंस के आंसर देने के 2 तरीके होते हैं। जो 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं उनमें से जो या तो 3 ऑप्शन सही होते हैं और 1 ऑप्शन गलत होता है, तो जो गलत वाला होगा वह सही होगा, या फिर 3 ऑप्शन जो होंगे वो गलत दे रखे होंगे और 1 ऑप्शन सही दे रखा होगा। तो उस कंडीशन में जो सही वाला ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन बाकी के 3 ऑप्शन से डिफरेंट होता है वही हमारा आंसर होता है। और दोस्तों, अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पढ़ लिया और बस क्वेश्चन का केवल आंसर आपने पढ़ लिया, बाकी के क्वेश्चन जो ऑप्शन दे रखे हैं उन्हें आपने नहीं पढ़ा, तो ये तरीका सही नहीं है। अगर जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग पर बेस होता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं, चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। और अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करने के लिए आपको सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन को भी पढ़ना पड़ेगा और सारे ऑप्शंस को भी पढ़ना पड़ेगा। तभी आप पता लगा पाएंगे कि किस तरह की स्टेटमेंट, किस तरह के वाक्य सही आंसर होते हैं और किस तरह के वाक्य गलत आंसर होते हैं। तो हमें केवल क्वेश्चन का एक आंसर पढ़ करके आगे नहीं बढ़ना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, बल्कि क्वेश्चन के साथ साथ हमें सारे ऑप्शंस को पढ़ना है, समझना है, तभी हमारी तैयारी बेहतर हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता तो वह बहुत परेशान हो जाती है। अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रुख अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन है जो कि इनमें से सही होगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1, यह सुनिश्चित करना कि उसे उसके हर प्रदत्त कार्य में सितारा मिले जिससे कि वह परेशान ना हो। यानी कि हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि बच्चे को हर एक कार्य में सितारा मिले, जिससे कि वह परेशान ना हो। तो ये वाक्य बिल्कुल भी सही नहीं है, ये पूरी तरह से गलत है। क्यों? क्योंकि हम हर एक काम के लिए बच्चे को स्टार नहीं दे सकते, सितारा
नहीं दे सकते। जो कार्य ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, बच्चे ने अपना प्रयास करके बहुत ही अच्छी तरह से किया हुआ होगा, तो उसी के लिए हम बच्चे को स्टार दे सकते हैं। बच्चे का उत्साह बढ़ाने के लिए हम प्रत्येक कार्य के लिए बच्चे को स्टार नहीं दे सकते, चाहे बच्चा परेशान हो या ना हो। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना। तो ये हमारा सही आंसर हो सकता है, लेकिन इसको सही मानने से पहले हम बाकी के 2 ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3, यह सुनिश्चित करना कि उसे उसके किसी भी प्रदत्त कार्य में कोई सितारा या पुरस्कार न मिले जिससे कि उसकी आदत न पड़े। तो ये ऑप्शन भी गलत है। क्यों? इसमें बोला गया कि उसे किसी भी कार्य के लिए स्टार नहीं मिले, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जो अच्छा कार्य किया जाएगा उसके लिए बच्चे को स्टार दिया जाएगा, और जो कार्य अच्छा नहीं हुआ उसके लिए स्टार नहीं दिया जाएगा। तो किसी भी कार्य के लिए हम बच्चे को स्टार ना दें, ये भी गलत बात है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4, उसको किसी भी तरह की प्रतिपुष्टि न देना। तो ये भी गलत बात है। प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक, यानी कि शिक्षक के द्वारा बालक को किसी भी तरह का फीडबैक नहीं देना चाहिए। तो ये बिल्कुल ही गलत है। हमें बच्चों को फीडबैक देना चाहिए। अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो हमें बच्चों को बताना चाहिए कि किस तरह से आपने ये गलती की है और आप इस गलती को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत है, यानी कि ये सारी ऑप्शन गलत हैं, सेम है। लेकिन दूसरा ऑप्शन करेक्ट स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है, और जो कि 3 ऑप्शनों से अलग है। तो ये ऑप्शन अलग है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन ए, बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो बच्चों की भाषा के विकास के लिए हमें प्राथमिक स्तर पर मुद्रित समृद्धि पूर्ण परिवेश बालकों को उपलब्ध कराने चाहिए। कारण आर, भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। जो बालक की भावनाएं होती हैं उनकी अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ए और आर दोनों ही सही हैं, सही व्याख्या करता है एक ही। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए? यानी कि एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए? केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से, यानी कि केवल जो होशियार बच्चे हैं उनसे रखनी चाहिए। तो बिल्कुल गलत है, केवल एक नेगेटिव वर्ड है। इस तरह से ये स्टेटमेंट भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। जेंडर और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों से, यानी कि एक शिक्षक को जेंडर और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए सभी शिक्षार्थियों से अपेक्षाएं रखनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। शिक्षक के लिए सभी बच्चे समान होनी चाहिए और समान रूप से ही बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, और समान रूप से ही उम्मीदें हमें बच्चों से करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, भिन्न भिन्न विषयों में लड़कों लड़कियों से अलग अलग अपेक्षाएं, जैसे कि गणित में लड़कों से और भाषा में लड़कियों से। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लड़के लड़कियों में एक तरह से भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ बोला जा रहा है कि शिक्षक को लड़कों से गणित में उम्मीदें रखनी चाहिए और भाषा में लड़कियों से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लड़कियाँ भी गणित में अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं और लड़के भी भाषा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4, विशेष श्रेणी से संबंधित विद्यार्थियों को छोड़कर सभी विद्यार्थियों से, यानी विशेष श्रेणी से संबंध विद्यार्थियों को छोड़कर सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा करनी चाहिए। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही स्टेटमेंट हो सकता है। लेकिन देखिए, इन दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में बोला गया है कि जेंडर और वर्ग को हमें ध्यान में नहीं रखना है और निष्पक्ष होते हुए बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों से हमें समान उम्मीदें रखनी है। जबकि ऑप्शन 4 में बोला गया कि विशेष श्रेणी से संबंधित विद्यार्थियों को छोड़कर, यानी कि छोड़कर, वो छोड़ने वाली बात बोल रहा है कि जो बच्चे किसी विशेष श्रेणी से आते हैं, किसी खास वर्ग से आते हैं, उन्हें छोड़ करके हमें सभी से क्या करना है? सभी से अपेक्षाएं रखनी है। तो ये भी गलत बात है। ठीक है, हमें किसी को भी छोड़ना नहीं है, चाहे बच्चे विशेष श्रेणी से हो या किसी भी श्रेणी से हो। हमें सभी बच्चों को समान रूप से अवसर उपलब्ध कराने हैं, समान मानकर चलना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कमल स्वयं को तर्क देता है। तो देखिए, किसी तर्क देता है वो स्वयं को, तो इस वर्ड को पकड़ के चलेंगे हम।
कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रेयॉन देगी, तनु क्या करती है, उसे एक क्रेयॉन देती है, तो वह भी उसे एक क्रेयॉन देगा। यानी कि वो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से बदला लेंगे। उसने उसे एक क्रेयॉन दे दिया तो वो भी बदले में उसे एक क्रेयॉन देगा, ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। कमल लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास के किस चरण में है? तो देखिए दोस्तों, जब भी बच्चे आपस में एक दूसरे की चीज़ों का बदला लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक बच्चे ने दूसरे की पेंसिल तोड़ दी, तो दूसरे बच्चे ने पहले वाले का खाना खा लिया, या उसकी इरेजर चुरा लिया, शार्पनर चुरा लिया। इस तरह से जब बच्चे अपना हिसाब बराबर कर लेते हैं, एक दूसरे से बदला पूरा कर लेते हैं, तो इसे हम यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण के अंतर्गत रखते हैं। यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की जो अभिविन्यास है, इसका अर्थ होता है कि अगर लड़के लड़कियों को ये लगे कि किसी कार्य को करने से वह अपने माता पिता के लिए, अपने दोस्तों के बीच या समाज के बीच बुरे बन जाएंगे, तो वह अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से अध्यापक अकादमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होंगे? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे एकदम सीधे बैठें और अपना पूरा ध्यान सामपट से नकल उतारने पर रखें। तो ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? देखिए, वे एकदम सीधे बैठें, तो क्या बच्चों को हमेशा एकदम सीधे बैठना चाहिए क्लास में? बिल्कुल नहीं। बच्चे जैसे चाहें वैसे बैठ सकते हैं, जिस तरह बच्चों को आराम महसूस हो उस तरह से बैठ सकते हैं। अपना पूरा ध्यान श्यामपट से नकल उतारने पर रखें, यानी कि अपना वह पूरा ध्यान रखें ब्लैक बोर्ड से नकल करने में। तो ये दोनों ही क्या है, गलत स्टेटमेंट है, इसलिए पूरा ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2, वह अध्यापक जो नियमित रूप से कोई एक गतिविधि करती है या करता है, दूसरे की सुविधा के लिए उस गतिविधि को रोक देती है या देता है और फिर पुनः पहली गतिविधि करवाती है। तो किसी भी एक गतिविधि को रोक करके दूसरी गतिविधि करवाना, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों को बताती है कि उन्हें कोई गतिविधि कब पूरी कर लेनी है और दूसरी क्रिया में जाने के समय संगीत की धुन बजा देती है। तो ये एक अच्छा काम किया जा रहा है, क्रिएटिविटी इसमें दिखाई जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो सकता है। यहाँ क्या होता है कि बच्चों से बारी बारी कोई कार्य करने के लिए दिया जाता है, लेकिन जब एक काम को ख़त्म करने के लिए दूसरे कार्य पर बच्चों को पहुँचाया जाता है, तो सीटी बजा करके उन्हें संकेत दे दिया जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर 4, वह अध्यापक जो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने पर केंद्रित है, यानी कि शिक्षक कक्षा में अनुशासन बनाए रखता है, तो अनुशासन बनाना गलत है। हमें बच्चों को अनुशासित नहीं करना है बल्कि बच्चों को हमें खुला छोड़ना है, वे जो चाहें कर सकते हैं। जब भी वह देखती है कि उसके विद्यार्थी दिए गए के अनुसार कार्य नहीं करते, वह उन्हें फटकारती है। यानी कि जब शिक्षक के बताए गए अनुसार बालक कार्य नहीं करते, तो शिक्षक क्या करती है या करता है, वह उन्हें फटकारती है, डांट लगाती है। तो ये बात भी गलत है, पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? तो दोस्तों, बालक के वृद्धि और विकास में मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन दोनों ही शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि केवल वृद्धि में क्या शामिल होता है ना, केवल वृद्धि के बारे में क्वेश्चन में पूछा जाता, तो जो वृद्धि होती है वो केवल मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। वृद्धि में केवल मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। मात्रात्मक परिवर्तन का अर्थ होता है कि ऐसे परिवर्तन जिन्हें हम माप सकें। तो वृद्धि में हमेशा ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें हम माप सकते हैं, जैसे कि वजन बढ़ना, लंबाई बढ़ना, चौड़ाई बढ़ना, इस तरह से। लेकिन जो विकास होता है, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकार का होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि जो विकास होता है वह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है, दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जबकि वृद्धि में केवल मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। गुणात्मक परिवर्तन किसे कहते हैं? गुणात्मक परिवर्तन का मतलब होता है कि चीज़ें जो होती हैं, वृद्धि में हमें सारी चीज़ें बाहर से दिखाई देती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेकिन विकास में हमें कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। तो यही गुणात्मक विकास कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं? तो जो अध्यापक है वह किस तरह से रचनात्मक चिंतन को बढ़ा सकते हैं? देखिए, शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही कठिन गतिविधियों का चयन करके
और उन्हें अनुसरण के लिए सख्त निर्देश देना, यानी अनुसरण करने के लिए कहना और सख्त निर्देश देना। ये सभी जो गोले मैंने बनाए हुए नेगेटिव वर्ड है, ये हमारा आंसर नहीं होगा, रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। प्रत्येक शिक्षार्थी से निपुणता से कम कुछ भी अपेक्षित न करना, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? इसमें बोला जा रहा है कि प्रत्येक बच्चे से निपुणता से कम, यानी कि जो बच्चा है अपने आप में परफेक्ट होना चाहिए और परफेक्ट होने से कम हमें कुछ भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। हमें बच्चे से परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं करनी, बल्कि हमें बच्चे से उम्मीद करनी है कि बच्चा अपनी तरफ से कोशिश करे, क्योंकि कोशिश करना ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थियों को समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये हमारा सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, अवसर देना अच्छी बात है, भिन्न भिन्न तरीके अपनाना अच्छी बात है, ठीक है। तो दोनों पॉजिटिव वर्ड है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, शिक्षार्थियों पर सतत रूप से निगाह रखना, बच्चों पर निगाह रखना, तो ये गलत बात है। हमें बच्चों पर निगाह नहीं रखनी है, बच्चों को हमें फ्री छोड़ना है, खुला छोड़ना है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह शिक्षिका जो यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती है? तो देखिए, एक अध्यापिका है, उसे ये लगता है कि उसके जो बच्चे हैं वह अधिक अध्ययन करने से अपने प्रदर्शन में सुधार करने में सक्षम है, यानी कि वह अपने प्रदर्शन को बेहतर कर सकते हैं अधिक अध्ययन करके। तो वह बच्चों की सफलता का श्रेय किसे देगी? तो वह बच्चों की सफलता का श्रेय बच्चों के प्रयत्न को देगी। क्यों? क्योंकि बच्चे ने अध्ययन करने में क्या किया? प्रयत्न किया, अपना प्रयास किया। तो यही बोला जा रहा है कि जब बच्चे अधिक अध्ययन करने के द्वारा अपने प्रदर्शन को सुधारेंगे, तो इसका श्रेय शिक्षक के द्वारा बालक के प्रयास को ही दिया जाएगा। क्या इसका श्रेय आनुवांशिक रचना को दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं भाई। बच्चा अपनी मेहनत से कुछ सीख रहा है, अच्छे मार्क्स ला रहा है अपनी मेहनत से, तो क्या इसमें आनुवांशिकता का रोल है? नहीं है। घबराहट से, अगर बच्चों को घबराहट होगी तो वो सीख ही नहीं पाएंगे, ये भी गलत हो गया। बच्चों की योग्यता से, ये भी नहीं होगा। सभी बच्चे ही योग्य होते हैं। तो इसका चौथा जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं, यानी कि रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं, हमें ये बताना है। बड़ों का अनुसरण करके सीखते हैं? बिल्कुल नहीं। एक रचनावादी कक्षा में बच्चे बड़ों का अनुसरण करके बिल्कुल भी नहीं सीखते हैं। पुरस्कार के लिए प्रयास से सीखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। पुरस्कार एक नेगेटिव वर्ड है, बड़ों का अनुसरण करना नेगेटिव वर्ड है, अनुसरण करना नेगेटिव वर्ड है। बड़ों द्वारा दी गई व्याख्याओं से सीखते हैं? व्याख्या नेगेटिव वर्ड है, यानी बड़े हमें जो व्याख्या करते हैं बच्चों के सामने, वह बच्चे उस व्याख्याओं से सीखते हैं? बिल्कुल नहीं। ये भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, गलत वाक्य बोला गया है। स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं? ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में बोला है कि जो बच्चे हैं वह अपने आप ही स्वतः स्फूर्त गतिविधियों के द्वारा सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? तो परिवार और पास पड़ोस बच्चे के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं होती हैं। परिवार और पास पड़ोस के अलावा जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे कि शिक्षक हो गया, ठीक है, स्कूल हो गया, संचार माध्यम हो गया, मीडिया हो गया, धर्म हो गया, धार्मिक संस्थाएं हो गई, किताबें हो गई, पाठ्य पुस्तकें, पत्रिकाएँ, मैगजीन्स, ये सभी द्वितीयक सामाजिकरण के कारक होते हैं। बच्चे के जो प्राथमिक सामाजिकरण होता है उसका कारक केवल परिवार और पास पड़ोस ही होता है। इसके अलावा सारे ऑप्शंस ज़्यादातर द्वितीयक सामाजिकरण के कारक होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1, बालक विशेष के मजबूत पक्ष, रुचियों और आवश्यकताओं की पहचान करना, यानी कि शिक्षक के द्वारा बालक के पक्षों की, रुचियों की, आवश्यकताओं की पहचान करनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का निरादर करना और एक समानता सुनिश्चित करना, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? इसमें बोला कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का निरादर करना, यानी कि बच्चे जो होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं, तो क्या हमें उनका निरादर करना चाहिए? उनका बेइज्जती, मतलब उनकी रेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए? तो बिल्कुल गलत है, हमें उसका निरादर नहीं करना चाहिए। एक समानता सुनिश्चित करना,
यानी कि चीज़ों को हमें एक समान बनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमें चीज़ों को एक समान नहीं बनाना है, बल्कि बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से हमें चीज़ों में परिवर्तन करना है। ऑप्शन नंबर 3, अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन युक्तियों का अनुकूलन करना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, तीसरा वाला। यानी कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को आसान करने के लिए हमें आकलन की युक्तियों को बच्चों के अनुसार अनुकूल बनाना चाहिए, बच्चों के फेवर में करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाना, यानी प्रत्येक विद्यार्थी के लिए उसकी ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाने की योजना बनाना। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। तो देख लीजिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों, क्या लिखा हुआ है, दूसरों के अभिप्राय, भावनाएं और व्यवहार को समझने की योग्यता है, तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि कही जाएगी? तो उसमें अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कही जाएगी। लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में अंतर्वैयक्तिक बुद्धि नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि दिया गया है। तो हो सकता है कि ये टाइपिंग मिस्टेक हो, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। देख लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। जब बच्चा दूसरों के अभिप्राय, भावनाओं, व्यवहारों, संवेगों को समझने की योग्यता रखता है, तो इस तरह की बुद्धि को हम अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक जो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में, ये गलत है। अंतर्वैयक्तिक इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। लेकिन अगर आपको एग्जाम देने मतलब जब आप एग्जाम देंगे उस समय अगर आपको अंतर्वैयक्तिक ना मिले ऑप्शन में और अंतर्वैयक्तिक मिल जाए, तो इस पर तो आप अंतर्वैयक्तिक पर ही टिक लगाना। बाकी की जब बाद में रिजल्ट आता है, आंसर की आती है, तो ऑब्जेक्शन करने का ऑप्शन आता है, तो वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि एक टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, इसका आंसर अंतर्वैयक्तिक ही होगा। जब बालक दूसरों के बारे में पता लगा लेता है तो वह अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का उदाहरण होता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बालक खुद से ही खुद के बारे में विचार करता है तो वो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। अंतर मतलब अंदर, अपने अंदर, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। जब बालक अपने ही बारे में सोच विचार करता है, खुद के बारे में सोच विचार करता है, यानी कि अपने ही अंदर, तो उसे हम अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। अंतर का मतलब हो गया अंदर, बालक के स्वयं के अंदर। और अंतर का मतलब हो गया डिफरेंस। तो डिफरेंस हम कब करते हैं? अंतर करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, यानी पहला बालक और दूसरा बालक। तो दूसरा ही यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरह से हम इनको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पीटर कहता है मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा। यह क्या दर्शाता है? तो देखिए दोस्तों, जब भी बच्चे को ये लगे कि मैं असफल ही रहूँगा हमेशा, मुझसे ये कार्य नहीं हो पाएगा, मैं इस चीज़ को नहीं सीख सकता, तो ऐसा बच्चा तभी बोलता है जब बच्चा अधिगम असहायता या अधिगम निस्सहायता महसूस करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में सीखी गई निस्सहायता, यानी बेचारगी, निस्सहायता असहायता एक ही बात है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जब भी बच्चा अधिगम असहायता महसूस करता है, तभी उसको ये लगता है कि वो किसी भी चीज़ को नहीं सीख पाएगा, उससे वो काम नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सांवेगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता संचारण में शाब्दिक क्षीणता का मतलब कम बोलने वाला, और अशाब्दिक होना यानी कि कम बोलना, ठीक है। नित्य कर्मों पर अपनी अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता, यानी कि नित्य कर्मों पर अन्य व्यक्तियों पर ज़्यादा निर्भर रहता है, और दूसरों से नज़र चुराता है। तो ऐसे बालक के जो लक्षण है वो क्या कहलाएंगे? तो वह स्वलीन स्पेक्ट्रम के लक्षण कहलाएंगे। स्वलीन का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, स्व का मतलब होता है अपने आप में, लीन का मतलब होता है मगन रहना। जब बच्चा अपने आप में ही मगन रहता है तो इसको स्वलीन रहना कहलाते हैं। तो जिस बच्चे में स्वलीन स्पेक्ट्रम होता है, स्वलीन विकार होता है, वह बच्चा दूसरे व्यक्तियों से नज़र नहीं मिलाता है, ठीक है, कम बोलता है और अपनी आप में ही मगन रहता है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं दूसरों से नज़र चुराना, ठीक है, यानी कि स्वलीन स्पेक्ट्रम है बच्चे के अंदर, बच्चा अपनी मस्ती में मस्त है। स्वलीन, स्व का मतलब अपने आप में, लीन का मतलब मगन, अपने आप में मगन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन ए विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करने में अपनी स्वाभाविक रुचियों को पोषित करने के लिए
अवसर मिलने चाहिए, जैसे कि तरह तरह की वस्तुओं का उपयोग करना, प्रयोग एवं परीक्षण करना, मानस मंथन और चर्चाएं करना। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। क्यों सही स्टेटमेंट है? देखिए, बच्चे को अवसर मिलने चाहिए, ठीक है, वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए, मंथन करना चाहिए और चर्चाएं भी करनी चाहिए। तो ये सभी पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, अधिगम की प्रकृति क्रियाशील और सामाजिक है। तो बिल्कुल ही सही है। जो अधिगम होता है वह एक सामाजिक प्रक्रिया है और अधिगम की प्रक्रिया जटिल होती है। तो दोनों ही ऑप्शन कैसे हैं हमारे? सही हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही, आर व्याख्या करता है, आर सही व्याख्या करता है, एक ही। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर दबाइए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जब आप इस सब्सक्राइब बटन पर दबाएंगे तो ये बेल बन कर आएगी, और जब आप इस बेल को दबाएंगे तो इस तरह से कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? यानी कि एक बालिका है जो कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीख जाती है, तो यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? परिपक्वता और अनुभव दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। परिपक्वता और अनुभव दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, सही स्टेटमेंट है। विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित होते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है। विकास की प्रकृति सततगामी नहीं है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। जो विकास की प्रकृति होती है वो सततगामी होती है, जो विकास होता है वह सतत रूप से चलता रहता है। ऑप्शन नंबर 4, विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। तो देखिए दोस्तों, जो पहला, दूसरा, चौथा ऑप्शन है ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 3 है कि वह विकास की प्रगति सततगामी नहीं है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकास की प्रकृति सततगामी नहीं है। तो बाकी के ऑप्शन को देखते हुए दोस्तों यही एक ऑप्शन डिफरेंट है। परिपक्वता और अनुभव दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, सही बात है। विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित होते हैं, सही बात है। विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है, तो ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेव वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जो मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोस्की, उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण का सिद्धांत या फिर सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डैश का प्रयोग डैश को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। तो देखिए, अनुभव जनित अधिगम का प्रयोग समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, यानी कि हमें अनुभव का प्रयोग करना चाहिए बच्चे के समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। दूसरा ऑप्शन देखिए, कंठस्थीकरण समालोचनात्मक चिंतन, यानी कि कंठस्थीकरण का प्रयोग समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए, तो ये गलत है। कंठस्थीकरण का मतलब होता है रटना, और हमें रटने को बढ़ावा नहीं देना है। ऑप्शन नंबर 3, अनुभव जनित अधिगम का प्रयोग प्रत्यास्मरण को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए, यानी कि क्या हमें याद करने पर जोर देना चाहिए? प्रत्यास्मरण गलत है। कंठस्थीकरण और प्रत्यास्मरण दोनों ही नेगेटिव वर्ड है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूहों से आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं रहेगी? क्या दे रखा है क्वेश्चन में? नहीं। तो नहीं वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि ऑप्शंस में से जो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, गलत होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1, विद्यालय की सभी गतिविधियों में बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। विद्यालय में जो भी गतिविधि हो रही हो, सभी बच्चों को उसमें समान रूप से भाग लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, बच्चों की उपस्थिति और ठहराव की नियमित मॉनिटरिंग। तो नियमित रूप से मॉनिटरिंग करना, तो ये एक नेगेटिव वर्ड है, हमें बच्चों की मॉनिटरिंग नहीं करनी है। ऑप्शन नंबर 3, कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल होने की अवसर देना। कक्षा में जो भी टॉपिक्स पर चर्चाएं हो रही होती हैं, हमें उनमें सभी बच्चों को शामिल करना चाहिए, सभी बच्चों को शामिल होने के अवसर देने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है।
अवसर देना पॉजिटिव वर्ड है, चर्चाएं करना पॉजिटिव वर्ड है। ऑप्शन नंबर 4, समूह संबद्धता के आधार पर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था करना, यानी समूह के आधार पर अलग अलग बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। देखिए दोस्तों, दूसरा और चौथा ऑप्शन है वो दोनों ही एक तरह से गलत हैं, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरह से गलत है। इसमें कह रहा है कि समूह संबद्धता के आधार पर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था करना, यानी हमें बच्चों के समूह बनाने चाहिए और उनकी बैठने की अलग अलग व्यवस्था करनी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरह से गलत है इसकी अपेक्षा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये तरीका बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं है, अलग अलग बैठाने का जो तरीका है बच्चों को वो बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है और किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लालन पालन। क्यों? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक और सामाजिक दुनिया, ठीक है, भौतिक और सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है? तो देखिए, प्रकृति से संबंधित है, ये भौतिकता से संबंधित नहीं है। क्रोमोसोम और आनुवांशिकता दोनों ही ये आनुवांशिकता से संबंधित है, क्रोमोसोम जीन जो हो गए वो आनुवांशिकता से संबंधित होते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है लालन पालन, यही भौतिक और सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है? तो सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया होती है। दोस्तों, सामाजिक और संरचनावादी दोनों ही पॉजिटिव वर्ड है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया हमारा सही। व्यवहारवादी नेगेटिव वर्ड है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। संरचनावादी ये पॉजिटिव वर्ड है। सूचनात्मक प्रक्रियात्मक प्रक्रियाकरण ये भी पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन उसने बोला है किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, तो सामाजिक संरचनावादी सबसे स्ट्रॉन्ग सही ऑप्शन है, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? यानी कि हमें जो विशेषता नहीं है वो बताना है। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को स्वयं की अधिगम प्रगति के आकलन में संलग्न करके स्वनियमितता को समुन्नत करते हैं, तो ठीक है, ये ऑप्शन सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2, पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अभिकल्पित करने, संग्रह करने और मूल्यांकन में संलग्न करते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 3, पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज होती हैं और अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि जो पोर्टफोलियो होता है उसमें असंबद्ध परीक्षण, यानी कि ऐसे परीक्षण होती हैं जो कि बच्चे से संबंधित नहीं होते हैं, और उसमें असंबद्ध क्विज होती हैं, तो ये दोनों ही नेगेटिव वर्ड है, और पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज बिल्कुल भी नहीं होती हैं, ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन देखिए, पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए कार्यों को संकलित करता है और विकासात्मक परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। तो देखिए, 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 ही डिफरेंट है, यही हमारा सही आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन में भी दे रखा था कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन में एक तरफ दिव्यांगता दे रखी है और दूसरी तरफ उनका वर्णन कर रखा है कि किस प्रकार की दिव्यांगता में बालक को किस प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है डिस्फेजिया, ठीक है, तो डिस्फेजिया में क्या होता है बच्चों? डिस्फेजिया में एक बालक दूसरे व्यक्तियों का, सामने वाले व्यक्ति का सामना नहीं कर पाता है और उससे सही तरह से संचार नहीं कर पाता है। तो देखिए, चौथा ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ भाषाई विकास जो संप्रेषण कौशल और बोध की योग्यताओं को प्रभावित करता है। संप्रेषण कौशल का मतलब है बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना, संचार करना, तो डिस्फेजिया इसी से संबंधित है, तो यहाँ पर हो गया हमारा ए, यानी कि ए का कौन सा हो गया? ए का हो गया हमारा 4। दूसरा देखिए डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है दोस्तों? डिस्प्रेक्सिया में बच्चे की शारीरिक गति से संबंधित विकार होता है। इसमें बच्चा अपने रोज़मर्रा के जो डेली के काम होते हैं उन्हें करने में कठिनाई महसूस करता है, ठीक है, और बच्चा संतुलन नहीं बना पाता है और अपने शरीर का नियंत्रण नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो सी देखें डिसकैलकुलिया, तो कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन,
डिस्कैलकुलिया, कैलकुलिया, कैलकुलेशन, कैलकुलिया, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन हम कौन से सब्जेक्ट में करते हैं? मैथ में। तो जिस व्यक्ति में डिस्कैलकुलिया होता है, जो गणित से संबंधित विकार होता है, उन बच्चों को गणित से संबंधित प्रक्रियाओं को हल करने में कठिनाई होती है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है गणितीय गणनाओं को करने में दक्षता को प्रभावित करता है। तो सी का तो यही हो जाएगा, तीसरा ही। ठीक है, तीसरा हो गया सी का। चौथा देखिए डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में क्या होता है? जब बच्चे को लिखने से संबंधित कठिनाई होती है तो हम उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो देखिए कहाँ लिखा हुआ है, लिखने की योग्यता को प्रभावित होती है। तो दूसरा। तो देखिए हमको ये ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2, यानी कि 4, 1, 3, 2। तो देखिए इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ये रहे, 4, 1, 3, 2 था। तो देखिए 4, 1, 3, 2 इस वाले ऑप्शन में दे रखे हैं। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित करना चाहिए। इससे क्या चिन्हित होता है? तो इससे जेंडर रूढ़िवादिता चिन्हित होती है। दोस्तों मैंने पहले भी कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और मैंने आपको बताया भी है कि जब भी लड़का लड़की में अंतर किया जाए, लड़के के लिए कुछ अलग कार्य बताए जाएँ और लड़की के लिए कुछ अलग कार्य बताए जाएँ। जैसे कि लड़की के लिए नाचना, गाना, घर के कामकाज करना, और लड़की के लिए बाहर नौकरी करना, इस तरह से चीज़ों को बताया जाए तो यह जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। और कभी कभी जेंडर रूढ़िवादिता की जगह पर जेंडर पक्षपात शब्द लिखा हुआ आ जाता है। तो दोनों एक ही बात है, दोनों ही आपके आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है जेंडर रूढ़िवादिता, यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चा, मैं पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अध्यापक कहते हैं फिर यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए क्योंकि ये बिल्ली के पैर हैं। बच्चा, हाँ ये पंजे हैं। अध्यापक, सही। कौन सा टुकड़ा पंजे जैसा दिखता है? बच्चा, यह वाला। उपर्युक्त बातचीत में सामाजिक अंतर्क्रिया की किस विशेषता पर प्रकाश डाला जा रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पाड़। जब शिक्षक के द्वारा इशारों में बातों में बालक की सहायता की जाती है तो इसको हम पाड़ प्रदान करना कहते हैं। और लेव वाइगोस्की ने अपने सिद्धांतों में पाड़ के बारे में बताया है। तो इस तरह से भी आप आंसर का पता लगा सकते हैं। दोस्तों जब बच्चे की सहायता की जाती है शिक्षक के द्वारा या किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा, तो डायरेक्ट बच्चे को परेशानी का हल नहीं बताया जाता है, बल्कि संकेतों और इशारों का प्रयोग करके बच्चे को आंसर तक पहुंचाया जाता है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्यार्थियों के अधिगम में उन्नति होने की संभावना कब है? यानी कि कौन सा स्टेटमेंट के अनुसार बच्चों के अधिगम में तरक्की होती है, उन्नति होती है? ऑप्शन नंबर 1, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अंतरों को ध्यान में न रखते हुए प्रत्येक को एक समान अध्ययन सामग्री दी जाए। तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। ध्यान में न रखते हुए यानी कि बच्चे के व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अंतरों को ध्यान में हमें नहीं रखना चाहिए और बच्चों के लिए एक समान सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। तो ये बिल्कुल ही गलत है। सभी बच्चे अलग अलग तरह से सीखते हैं और हम उनके लिए एक जैसी सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे। अध्ययन सामग्री को संकल्पनात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए। अध्ययन सामग्री को संकलनात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया है। तो ये सही आंसर है, सही स्टेटमेंट है, सही बात बोली गई है। ऑप्शन नंबर 3, अध्ययन सामग्री में परिभाषाओं की सूची हो जिसमें कोई भी उदाहरण न हो। तो ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, परिभाषाओं के साथ साथ उदाहरण भी होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, अध्ययन सामग्री को जानकारी के छोटे असंबंधित अंशों में विभाजित किया जाए। तो ये भी गलत है। दोस्तों जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना अच्छी बात होती है, लेकिन यहाँ दे रखा है असंबंधित, यानी कि जो चीज़ें संबंधित नहीं है एक दूसरे से, असंबंधित है, उन्हें हमें अलग अलग टुकड़ों में बांटकर बच्चे को उनके बारे में जानकारी देनी चाहिए। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। ठीक है, अंशों में विभाजित करना चाहिए लेकिन वो असंबंधित नहीं हो, वो क्या है, कॉन्सेप्ट से संबंधित होने चाहिए। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर 2 है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए? यानी कि बच्चे को किसी समस्या का समाधान ढूंढना है तो कौन से क्रम को बच्चे के द्वारा अपनाना चाहिए? तो देखिए समस्या की पहचान करनी चाहिए, बिल्कुल सही है।
परिकल्पना बनाना, ठीक है, परिकल्पना बनाना तो ये भी सही है। परिकल्पना का परीक्षण करना ये भी सही है। और आंकड़ों का संग्रह करना तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। समस्या का समाधान निकालने के लिए बच्चे को पहले समस्या की पहचान करनी चाहिए कि समस्या क्या है, उसके बाद समस्या के बारे में परिकल्पना बनानी चाहिए, फिर उस परिकल्पना का परीक्षण करना चाहिए और उसके बाद सबसे लास्ट में आंकड़ों का संग्रह करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर 3 है, समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, ठीक है, परिकल्पित बनाना और परिकल्पना का परीक्षण करना, तो ये भी हमारा सही आंसर हो सकता है। लेकिन जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है या होती है तो इसका क्या अर्थ है। तो देखिए दोस्तों, जब भी बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है, परीक्षा में फेल हो जाता है, तो इसमें बच्चे की कोई भी गलती नहीं होती है और बच्चे को पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनकी भी कोई गलती नहीं होती है। तो किसकी गलती होती है, इसमें स्कूल के जो सिस्टम है उसकी गलती होती है कि जो स्कूल का सिस्टम है वो इतना सक्षम नहीं था कि वो बच्चे के प्रदर्शन को बेहतर कर सके, बच्चे को सही चीज़ें सिखा सके, बच्चे को सफल बना सके। तो जब भी बच्चा असफल होता है तो इसका अर्थ होता है कि व्यवस्था असफल हो चुकी है, यानी कि जो स्कूल का जो मैनेजमेंट है, स्कूल का जो सिस्टम है, व्यवस्था है, वो असफल हो गई है। हम ये नहीं बोलेंगे कि बच्चे की गलती है, बच्चा फेल हो गया, या शिक्षक की गलती है, बिल्कुल नहीं। इसमें स्कूल का सिस्टम फेल माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। अभिभावक असफल हो गए, क्या हम ये कहेंगे कि बच्चे के माता पिता अभिभावक असफल हो गए, बिल्कुल नहीं। बालक की अतिरिक्त कक्षा ट्यूशन का प्रावधान करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। भाई हमें क्या बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने के लिए बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हमें बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़वाना है, स्कूल में ही हमें बच्चों को इतना ज्ञान दे देना है कि उन्हें प्राइवेट ट्यूशन की आवश्यकता ना पड़े। ऑप्शन नंबर 3, बालक विद्यालय में पढ़ने योग्य नहीं है, बिल्कुल गलत। सभी बालक विद्यालय में पढ़ने योग्य होते हैं, सभी बच्चों में योग्यता होती है। ऑप्शन नंबर 4, बालक ने उत्तर अच्छी तरह से याद नहीं किया, ये भी बिल्कुल गलत है। भाई क्या हम कह सकते हैं कि बालक ने अच्छी तरह से उत्तर याद नहीं किया होगा, बिल्कुल नहीं कह सकते। सभी बच्चे होशियार हैं और सभी बच्चे अच्छी तरह से चीज़ों को पढ़ते हैं, याद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है, यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया है। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किसी योग्यता की कमी के कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा अकेंद्रीयता। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर होगा। पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी क्वेश्चन में 2 बर्तन हो, लेकिन उन दोनों बर्तनों का क्या है, उन दोनों बर्तनों का आकार अलग अलग हो, लेकिन उनमें आने वाली जो मात्रा है वो समान हो, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर केंद्रीयता या फिर अकेंद्रीयता होता है। ठीक है, वैसे कहीं कहीं केंद्रीयता दे देते हैं, कहीं कहीं अकेंद्रीयता दे देते हैं, तो वो टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। तो केंद्रीयता ही उसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में भी यही बोला गया था। ठीक है, एक गिलास छोटा लेकिन ऊंचा था और एक गिलास चौड़ा लेकिन कम ऊंचाई वाला था। तो बच्चे को लगता है कि जो ऊंचा गिलास है उसमें ज़्यादा मात्रा में जूस है या फिर पानी है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा अकेंद्रीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को कि संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण करने में असक्षम होते हैं। तो देखिए 2 वर्ड्स को पकड़ना, केवल संकेत को पकड़ लिया और संरक्षण। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, यानी कि बच्चों के अंदर संकेत करने की क्षमता आ चुकी है, लेकिन संरक्षण करने में असक्षम है, लेकिन उनके अंदर संरक्षण करने की क्षमता नहीं आई है। तो हमें उस अवस्था का पता लगाना है जो संरक्षण सीखने से पहले की अवस्था हो। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्यों होगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि बच्चे संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, यानी कि बच्चे संकेतों के बारे में सीख चुके हैं। तो जब बच्चे संकेतों के बारे में सीख जाते हैं तो वह अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। और अगर यहाँ पर संकेत की जगह पर प्रतीक लिखा हुआ होता तो उसका आंसर भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ही होता है। संकेत और प्रतीक एक ही चीज़ होती है और ऐसे क्वेश्चन का आंसर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है। बच्चे को संकेतों का ज्ञान हो जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में,
और बच्चे प्रतीकात्मक कार्य कर पाता है, प्रतीकात्मक खेल खेल पाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और यहाँ बोल रहा है बाद में वो कि जो बच्चा है उसके अंदर संरक्षण करने की क्षमता नहीं आई है, यानी कि जो बच्चा है वह संरक्षण करने की क्षमता से एक क्षमता पीछे है। तो जो संरक्षण करने की क्षमता होती है वो बालक में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है, लेकिन अभी तो बच्चा संरक्षण करने में असक्षम है। तो इससे पहली वाली जो अवस्था है वही हमारा आंसर होगी, जो कि होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पहली अवस्था होती है संवेदीगामक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक चलती है। दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक चलती है। तीसरी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक चलती है। चौथी अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष तक चलती है, और इस अवस्था को हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह देते हैं। दोस्तों ये 30 क्वेश्चन हम अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ चुके हैं। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे ये सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर दबाइए। इस पर दबाने के बाद ये घंटी बन करके आएगी, और जब आप इस घंटी को दबाएंगे तो इस तरह से कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे ये हुआ दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें सीख पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।